चलिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं आगे। इससे क्वेश्चन लोग पिछले क्लास में भी कर रहे थे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो यार कॉन्स्टेंट टर्म्स को मिक्स करके कर रहा हूँ इस बार। देखो क्या दे दिया यहाँ पे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दे दिया। ठीक है भाई, कहानी क्या है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, मतलब रिएक्शन क्या होना चाहिए, कंप्लीट। रिएक्शन कंप्लीट होगा तो कुछ बराबर हो ना हो, क्या बराबर होगा, इक्विवेलेंट तो सर बराबर होगा ही। किसका, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, HCl से, क्योंकि ये एसिड है वो क्या है, बेस है। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, दोनों का कुछ बराबर हो ना हो, मास बराबर हो ना हो, वॉल्यूम बराबर हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोल बराबर हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट बराबर होगा। ये तो मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं ना, तो तुम्हें रिएक्शन लिखना पड़ता, बैलेंस करना पड़ता, फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना पड़ता। लेकिन हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जान गए हैं तो कोई रिएक्शन नहीं लिखूंगा, कुछ बैलेंस नहीं करूंगा, चुपचाप क्या करूंगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है सर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, किसको इक्वेट कर दूंगा सर, किससे, तो नंबर इक्विवेलेंट किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, ये बस कर देना है। अब इक्विवेलेंट निकालने के बहुत सारे फॉर्मूला सुने हो, इसका क्या दिया, मोलारिटी दिया है, तो मोलारिटी के इसमें क्या फॉर्मूला लिखते थे, XmV। अगर वॉल्यूम लीटर में तो ठीक, ml में 1000 डिवाइड करते थे। आइए यहाँ अब इक्विवेलेंट HCl का लिख रहे हैं। अब HCl का यहाँ पे दिया है क्या, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट वगैरह दिया हुआ है। चलो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कुछ में कन्वर्ट कर लेंगे। ये फॉर्मूला तो इक्विवेलेंट का जानते हो, N×X। इक्विवेलेंट के बहुत सारे फॉर्मूला लिखवाया हूँ, N×X, QY 500, ये भी इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला है। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ये भी इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला है। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये भी इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला है। मोल को रिप्लेस कर सकते हो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से, XmV इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला है। मोलारिटी इंटू X को नॉर्मेलिटी से रिप्लेस कर सकते हो, ये भी इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जो भी आपको लगे कि भाई जिस रूप में लिख सकते हो लिख लो। आइए अब यहाँ पे क्या, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 2 है, इसका मोलारिटी कितना है सर, तो 0.2, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सर। ठीक, चलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना सर, HCl का 1 है ना, बेस है तो OH देख रहे थे, HCl तो क्या देखेंगे H+, कितना H+ देगा 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1 है सर। अब मोल इसका कितना है सर, तो इसका मोल निकालना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, 10% वेट बाई वॉल्यूम, मतलब क्या भाई, परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज से वेट निकालोगे ना, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में, मतलब ऊपर क्या वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना 250 इंटू क्या 100। इसे समझ में आ रहा है यार, ओडली बना सकते हो यार कि 100 ml में कितना है, 10 ग्राम है, तो 250 ml में कितना होगा, 25 ग्राम। जिनको गधे हैं बिल्कुल उनके लिए लिख रहा हूँ। परसेंटेज वाला क्या होता है, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ वॉल्यूम परसेंट दिया ना, तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और परसेंटेज दिया 10। फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का ही फॉर्मूला होता है। इसे गधों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो अच्छे बच्चे उनको ओडली बना लेंगे। 10% है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना नहीं पता, क्यों वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि सॉल्यूट निकल जाएगा, सॉल्यूट है कौन, HCl, तो HCl का वेट अगर मिल गया तो HCl का वेट बाई मोलर वेट करके मोल निकाल लेंगे, मोल निकल गया तो काम खत्म हो जाएगा हमारा, फिर एक ही नॉन बचेगा। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, 250 ml, बताओ 1 ml में लिए हो वॉल्यूम, अब किसमें आएगा, ग्राम में आएगा सर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 यहाँ कटेगा, 1 0 यहाँ कटेगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, तो 25 ग्राम सर। सॉल्यूट है कौन, तो HCl, तो HCl का मोल निकालना था ना, ये इक्विवेलेंट किसका चाहिए, HCl का, तो मोल किसका, HCl का, वैलेंसी फैक्टर किसका, HCl का। HCl का मोल कैसे निकालेंगे, उसका गिवन वेट कितना 25 ग्राम आ रहा है सर। सर सॉल्यूट का वेट कितना 25 ग्राम, वेट ऑफ सॉरी मोल निकालना है तो सॉल्यूट का वेट, उसी का मोलर वेट कितना होगा, HCl का मोलर वेट निकाल सकते हो आप 36.5, 1 + 35.5 होगा आपको। ठीक, तो वॉल्यूम कितना, देखो इसमें 1000 डिवाइड किया क्या, नहीं सर, यानी जो आएगा वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। यहाँ पे नीचे आएगा 2 × 0.2, पॉइंट आओगे तो ये ऊपर 100 चल जाएगा आपको। इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा उसको उतना लीटर लिख देंगे। ठीक है, कुछ जब इसमें सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, जितना भी सॉल्व करके आएगा उतना लीटर आपको वॉल्यूम HCl का है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिक्वायर्ड रहेगा। तो आपको कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म्स में दे सकता है, तो आप इसको कॉन्स्टेंट टर्म्स को यूज़ करवा सकता है। इसलिए मैं बोला हूँ कॉन्स्टेंट टर्म्स को भूलना नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म्स को कहीं भी यूज़ करो। यहाँ पे देखो डायरेक्ट कुछ कॉन्स्टेंट टर्म का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट है। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट से क्या समझते हो, अगर नहीं पता होगा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो उसका वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल पाते। वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं निकलता तो मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं निकलता, मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं निकलता तो इक्विवेलेंट नहीं निकलता। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इक्वेट नहीं करवा पाते। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जो है आपको ये कॉन्स्टेंट टर्म्स का याद होना ही चाहिए, कहीं भी घुमा के पूछ सकता है। और इक्विवेलेंट के जितने भी फॉर्मूले हैं, हर फॉर्मूला दिमाग में छपा होना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है आपको। मिटा दो इसको। चलिए अब देखिए, अब क्या करवा रहा हूँ, अभी तक एक सॉल्यूट सॉरी एक लोग को रिएक्ट करवा रहा हूँ, एक बेस एक एसिड। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं इसको जिसमें एक एसिड हो 2 बेस हो, या 2 बेस हो 1 एसिड हो।
ठीक है, या एक बेस हो 2 एसिड हो, इससे क्वेश्चन हो सकता है आपको। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट को संभालना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा। चिल्लर जो क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत फेमस है, आपको बहुत काम आने वाला है ऐसे क्वेश्चंस। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, 11th में जो पढ़े हो उसमें काम आएगा, रेडॉक्स में काम आएगा, बहुत सारे जगह ये सब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को काम आने वाला है। इससे बच नहीं सकते आप। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इससे बच नहीं सकते आप। आइए कोई आपसे पूछे 100 ml ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 50 ml ऑफ 0.15 molar HCl solution are mixed together, ठीक है। अब अभी इतना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको इतने ही क्वेश्चन पे आपको सोचने बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, बेस है, कैल्शियम क्या है, बेस है, और ये क्या है सर, एसिड। अजब से संभालना थोड़ा, ये दोनों रिएक्शन करेगा, बोले सर रिएक्शन करेगा तो इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया हूँ। क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन कैसे करता है आपको, एक एसिड रिएक्शन दे देगा आपको मिक्सर कि मिक्स कर दिए, और उसके बाद बोलेगा कि अब बताइए कितना रिक्वायर्ड होगा इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो जब लॉजिक पड़ेगा, बोले सर एसिड बेस तो हो तो क्या, अब किसको मिलाएंगे, तो जरा समझिएगा। तो बेस दिया हुआ, एसिड दिया हुआ, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। जब देखते हैं बेस का इक्विवेलेंट बेस कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका इक्विवेलेंट कितना होता है, इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला तो पता है ना, किस टर्म्स में, मोलारिटी वगैरह दिया हुआ है, तो मोलारिटी के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट का, XMB, जहाँ X वैलेंसी फैक्टर है, मोलारिटी V वॉल्यूम, X कितना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 है सर, मोलारिटी कितना है सर 0.2, वॉल्यूम कितना 100 ml, ml में रखोगे तो इक्विवेलेंट नहीं आएगा, मिली इक्विवेलेंट आएगा, पता है ना आपको। और लीटर में ml को लीटर में बदल दोगे तो इक्विवेलेंट आएगा। 1000 डिवाइड कर दिए तो हमारा कहानी सही हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या चाहिए, लीटर में, इतना इक्विवेलेंट होगा आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व करोगे तो इतना 0.4 100 और 0 और हो जाएगा, यानी 4/100 इतना इक्विवेलेंट किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, किसके, इस सॉल्यूशन में। चलिए दूसरा कौन आ रहा है, HCl आ रहा है, दूसरे को मिक्स किसको कर रहे हैं, HCl को एसिड है सर। अरे ये बात तो तय है ना कि दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो रिएक्ट तो करें। अब मान लो बेस बेस मिलाते, कुछ मतलब नहीं होता सर, कोई रिएक्शन नहीं हो, कुछ इक्विवेलेंट बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे, कोई एसिड एसिड होता कोई जरूरत नहीं है सर। बेस तो एसिड है तो रिएक्ट तो होगा सर। इक्विवेलेंट एक बार देख लेते हैं कि कितना कितना क्या वास्तविक में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एसिड देखते हैं 50 ml है आपको, तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालने के XMB फॉर्मूला, XMB क्यों फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पिछली बार तो N/X लगाया था, पिछली बार हमको वेट निकल रहा था तो वेट से मोल निकालना इजी था, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा दिया था। अगर मोलरिटी वॉल्यूम ऐसा दिया हो तो सबसे आसान फॉर्मूला कौन है इक्विवेलेंट का, XMB। मोलरिटी वॉल्यूम ऐसा दिया हो तो सबसे आसान फॉर्मूला XMB है आपको। X कितना, HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है ना, मोलरिटी कितना 0.15, वॉल्यूम कितना 50 ml है, 1000 डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट आओगे तो 100 हो जाएगा आपको, है ना। एक जैसे एक जीरो काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 75/10,000, या लिख सकते हो इसको 0.75/100। मैं ऐसे क्यों लिख दिया, ताकि कंपेयर करना मुझे इजी हो जाए। यहाँ पे क्या था 4/100 है, और यहाँ कितना है 0.75/100 है। बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, तो सर ये ज़्यादा है वो कम है ना। तो रिएक्शन कंप्लीट तो नहीं होगा सर, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होता तो इक्विवेलेंट क्या होते, बराबर होते। इक्विवेलेंट बराबर नहीं है, मतलब अब इस कॉन्सेप्ट से बताएंगे कि ये है एक्सेस रिएजेंट, क्या है एक्सेस रिएजेंट, और ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। ये रिएक्शन के दौरान पहले कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका तो 0.75 इक्विवेलेंट है, इसका भी 0.75 से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि रिएक्शन जब भी होगा तो इक्विवेलेंट बराबर रिएक्ट होंगे। तो इसका 0.75/100 इसके 0.75/100 से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन उसका बाकी कितना 3.25/100 बच जाएगा, यानी ये एक्सेस है, पूरा रिएक्ट नहीं होगा। यानी हमारे पूरा अगर ये तो मिक्स किए हैं तो ये रिएक्शन जब होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, तो सर ये लिमिटिंग है, ये अपना इतना इक्विवेलेंट जो है इस उतना ही इक्विवेलेंट इसका क्या खा जाएगा, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। तो इसके पास इतना ही इक्विवेलेंट है, तो ये क्या करेगा, इतने ही इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, कितने 0.75/100 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, तो बच जाएगा इसके पास कितना, तो 3.25/100 इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना अनरिएक्टेड आपको पड़ा रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है, इतना आपको ऐसे ही पड़ा रहेगा, यानी ये क्या इतना एक्सेस है। अब क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करने के लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हमें मिलाना पड़ेगा।
तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है कि दो का रिएक्शन करवा देगा, अब बोलेगा कि बताओ, अब बताइए हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 solution required for complete न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इस क्वेश्चन का पीछे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, लेकिन ये ज़्यादा इक्विवेलेंट था, ये कम था, तो ये पूरा अपना जितना इक्विवेलेंट था वो खत्म कर दिया। इसका कुछ इक्विवेलेंट क्या बच गया। अब बचा हुआ इक्विवेलेंट बेस है, तो बेस को रिएक्ट करने के लिए क्या करोगे, फिर से एसिड मिलाएंगे, फिर से एसिड मिला रहे हैं, ठीक है। तो बोला अब कितना एसिड मिला जाए, इस मोलरिटी का H2SO4 कितना मिलाया जाए कि रिएक्शन क्या हो, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आपको बोलो सर ऐसे करेंगे क्या कि निकाल लेंगे फिर घटा लेंगे, अब इसको इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, इतना इक्विवेलेंट को कौन खाएगा, H2SO4 खाया सर, क्योंकि HCl तो बेचारा शहीद हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये जो बचा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको H2SO4 खाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन बोलो सर क्या हम बार बार इतना करेंगे क्या, ये निकालेंगे फिर निकालेंगे घटाएंगे, नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। ये बस समझाने के उद्देश्य से आपको मैं लिखा था। ऐसे क्वेश्चन अगर दिए हो ना तो मैं बार बार इसमें देखो, हमेशा ये जो क्वेश्चन देगा वो सोच के देगा कि इन दोनों में बचेगा कौन। अगर हमको नहीं पता तो सर हाउ मच वॉल्यूम H2SO4 नहीं दिया क्यों है, एक बेस था एक एसिड था, बाद में एसिड नहीं क्यों मिला है, बेस क्यों मिला है, क्योंकि मुझे डाटा से मैं पता चल चुका है कि बेस बचा है एसिड नहीं, तो बेस बचा है तो एसिड मिलाना पड़ेगा कंज्यूम करने के लिए। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक ही लाइन बनाएंगे, ऐसा बार बार सोचेंगे नहीं। ये बस आपको मैं थोड़ा सा हिंट दिया था कि ऐसे क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है, एक बेस एक एसिड मिलाने के बाद फिर एसिड क्यों मिलाया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट दिया हूँ। ऐसे क्वेश्चन बनाना बहुत इजी होता है। बोले सर कैसे बनाएंगे, भैया ए एसिड है, ए भी एसिड है, ए भी इसी से रिएक्ट किया है, ए भी इसी से रिएक्ट किया है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो इक्विवेलेंट है वो कुछ उस रिएक्शन में शहीद हो रहा है, कुछ इसमें शहीद होगा। मतलब क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके बराबर होगा, तो सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो पहले से HCl का था वो, अब बाद में जो मिलाएंगे वो सब मिला के बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ए भी इसी से रिएक्ट करेगा, ए भी इसी से रिएक्ट करेगा, तो इन लोग का जितना इक्विवेलेंट अवेलेबल होगा सब मिल के इसके इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, तब रिएक्शन कंप्लीट होगा। एसिड का जितना इक्विवेलेंट है और बेस का जितना इक्विवेलेंट है सब मिला के इक्वेट करोगे तब रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइज होगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक। अब देखिए जरा, अब देखिए नंबर इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकालोगे, तो XMB करके निकालेंगे, है ना। X1M1V1 कर दो, उसको X2M2V2 कर दो, उसको X3M3V3 कर दो, जैसे संभाल के। अब देखोगे तो ये ml में वॉल्यूम है, ये भी ml में है, इसका जो वॉल्यूम निकालना है वो भी मान लो ml में ही निकाल लेते हैं, सब वॉल्यूम ml में है, तो सब वॉल्यूम ml में है तो लीटर बदलने की जरूरत नहीं है, ml में सब कट जाएगा आपको। इसका वैलेंसी फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2, इसका मोलरिटी 0.2, इसका वॉल्यूम 100, लीटर में बदलूँ क्या, नहीं रहने दो सर, क्योंकि सबको ml पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका HCl का कितना वैलेंसी फैक्टर 1 है सर, HCl में एक H प्लस है, मोलरिटी 0.15, वॉल्यूम 50 ml है सर। H2SO4 वैलेंसी फैक्टर 2 है सर, मोलरिटी 0.2 है सर, और वॉल्यूम क्या पूछा गया है सर, किस में वॉल्यूम निकल के आएगा, ml में, क्योंकि बाकी सब वॉल्यूम क्या रखे हैं, ml में रखे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 75, 7.5 यहाँ से, और यहाँ 0.4 V, तो V कितना हो जाएगा, तो V हो जाएगा आपको, उससे घटा लो, कोई कष्ट तो नहीं ना भाई, नहीं होना चाहिए, 32.75 आएगा, अब बटा में 0.4 आएगा, मतलब 325/4, मतलब आपको क्या 8125, इतना ml आप H2SO4 बाद में मिलाओगे तो रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इतना वॉल्यूम बाद में मिलाओगे तो रिएक्शन क्या होगा, किसका H2SO4 होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। बहुत मज़ेदार किस्सा है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, इस चीज़ को संभालिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन करके ऐसे बोलते हैं सब टाइट्रेट, लैब वगैरह बहुत काम आता है, बैक टाइट्रेशन, दो लोग टाइट्रेट किए, कुछ बेस एक्स्ट्रा बच गया तो एसिड मिला दो, दो लोग टाइट्रेट किए मतलब एसिड एक्स्ट्रा बच जाता तो बेस मिलाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए
चलिए आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है सर। आइए अब जब संभालिएगा, चलिए क्वेश्चन और ऐसा करवाता हूँ, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह पे भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसा करवाता हूँ। मान लीजिए कोई बोले कि 400 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 solution plus 200 ml of 1 molar NaOH solution, 200 ml of 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है और मिक्स टुगेदर, सब मिक्स किया गया तीनों, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं कह रहता हूँ कितना 800 कह रहता हूँ, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि बताइए, इसको मिक्स किया, बोला गया कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑफ 0.1 normal HCl solution required for complete neutralization। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान। बस आपको पकड़ना क्या है, ये तीनों रिएक्ट हुआ होगा, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके भी यहाँ पे क्या लगा है कि तीनों आपस में रिएक्ट हुआ होगा। आपस में तो नहीं, ये दोनों तो आपस में थोड़ी रिएक्ट होगा भाई, क्योंकि ये भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है। तो दोनों मिलकर किससे रिएक्ट हुआ होगा, इसको रिएक्ट हुआ होगा। और ये जरूर ये सब रिएक्ट होकर बेस कुछ बच गया होगा, तभी जाके बाद में फिर से क्या मिला रहे हैं, एसी मिला रहे हैं, ताकि क्या हो, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो कहानी का मतलब क्या है कि ये एसिड इन सबसे रिएक्ट किया, उसके बाद क्या एसिड खत्म हो गया, शहीद हो गया होगा, कुछ बेस बच गया होगा, तो बेस को फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एसिड मिला रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, दो लोग बेस हैं, दो लोग एसिड हैं। ये दो एसिड, ये दो बेस मिलके इन दोनों बेस का इक्विवेलेंट का सम करोगे, ये दोनों एसिड के इक्विवेलेंट का सम करोगे तो बराबर होगा, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगा यार, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H2SO4 कुछ रहा हो था पहले से, वो खर्च होने किससे गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कुछ NaOH के साथ खर्च हुआ होगा, कुछ क्या नंबर इक्विवेलेंट किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ खर्च हुआ होगा, और ये लोग बच गए होंगे एक्स्ट्रा, तभी क्या हो, ये लोग मिलके इससे ज्यादा होंगे, तभी तो बाद में हम क्या मिलाना पड़ रहा है, HCl मिलाना पड़ रहा है सर। यानी इन सब का जो बचा हुआ है कौन न्यूट्रलाइज करेगा, HCl। मतलब किससे कंज्यूम करेगा, जो बचा हुआ बेस है उसके साथ, मतलब कि ये एसिड और ये एसिड मिलके वो ये बेस सबको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब दो एसिड और दो बेस हैं आपको, इक्विवेलेंट किसका, ऑफ HCl। ऐसे इसको इक्वेट कर दोगे, यानी रिएक्शन क्या हो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते जाओ, इक्विवेलेंट किसका, HCl का फॉर्मूला इसमें नॉर्मलिटी दिया है, नॉर्मलिटी तो मोलर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो, नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम। अरे XM भी, तो XM को नॉर्मलिटी बोल दो यार, वो वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है। इसका हो गया इक्विवेलेंट H2SO4 का क्या लिखोगे, XM भी लिख लेंगे, है ना। उसका भी क्या, किसकी, देखो इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वो देखो कि भैया किस टर्म्स में दिया हुआ है, मोलरिटी वॉल्यूम टर्म में दिया है तो XM भी यूज करेंगे फॉर्मूला, है ना, समझे। अब सबका रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है सब पुट करते जाइए। HCl का नॉर्मलिटी कितना दिया है, 0.1, वॉल्यूम को ml में रखने की लीटर में, सब ml में दिया है तो ml में रहना है 2 सर। इसका H2SO वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। इसमें वैलेंसी फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट नॉर्मलिटी दे दिया है। वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलरिटी मिला कर नॉर्मलिटी होता है, और डायरेक्ट नॉर्मलिटी दे दे तो हमें वैलेंसी फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो वैलेंसी फैक्टर की जरूरत नहीं है, ना भी पता होता तो हम लोग इसको लिख लेते क्योंकि हमको वैलेंसी फैक्टर 1 तो पता ही है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नॉर्मलिटी दे दिया है। डायरेक्ट नॉर्मलिटी अगर दे दे तो वैलेंसी फैक्टर की जरूरत नहीं है आपको, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। आइए x कितना, 2, मोलरिटी किसका लिख रहा हूँ मैं, H2SO4 को लिख रहा हूँ, तो वैलेंसी फैक्टर 2 है, मोलरिटी H2SO4 कितना है भाई, 0.2, वॉल्यूम कितना है 400, इसमें कितना XM भी किसका, NaOH का लिख लेते, x कितना 1, मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम 200, इसका HCl का, सॉरी हाँ नहीं किसका लिख रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो 800, वैलेंसी फैक्टर 2 है, मोलरिटी कितना है 0.2 और वॉल्यूम कितना है 800, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 4 16 160, ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा आपको 16 32 320,
तो 0.1 इंटू वी प्लस 160 वो कितना है 20 प्लस 320 वो 320 आ रहा भाई। 8 दिन 32, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0.1 वी बराबर कितना, ये हो जाएगा 160 फिर 180 हो जाएगा भाई। तो वॉल्यूम कितना है 180 बाई 0.1 1800 ml। ml में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब वॉल्यूम ml में है, तो वॉल्यूम निकल के भी आएगा ml में, ठीक है। 1800 ml मतलब क्या 1.8 लीटर, यानी बाद में जो HCl मिला रहे हैं उस HCl का वॉल्यूम हमें क्या होना चाहिए 1800 ml मिलाओगे या 1.8 लीटर मिलाओगे, तब बचा हुआ बेस को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, बचा हुआ बेस भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। बहुत आसान बातें कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान संभालिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कंप्लीट रिएक्शन बोले तो इक्विवेलेंट तो पावर होना ही है। अब इक्विवेलेंट पावर क्या सबका आपस में नहीं, जो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 HCl मिल के रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ए भी एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, और ए भी बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, ये लोग आपस ये दोनों मिल के इन दोनों से रिएक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट और इन दोनों के इक्विवेलेंट का सम क्या हो, इक्वेट कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक, ये संभालिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आप अभी मैं एसिड बेस का रिएक्शन बस करवा रहा हूँ, फिर रिडॉक्स में क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट को ऐसे ही इक्वेट करते हैं, जैसे इसमें एसिड बेस को रिएक्ट करवा रहा है ना, इक्वेट करवा रहे हैं इक्विवेलेंट को, वैसे ही उसमें रिडॉक्स में क्या करेंगे, नंबर इक्विवेलेंट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर इक्विवेलेंट ऑफ क्या और रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे ही सम करेंगे। जैसे एसिड वाले को एक साथ बेस वाले को एक साथ इक्वेट कर रहे हैं, जोड़ के इक्वेट कर रहे हैं, वैसे इसमें क्या करेंगे, जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सबका इक्विवेलेंट और जितने रिड्यूसिंग है सबका इक्विवेलेंट मिला के इक्वेट करेंगे। वैसे ही क्या आता है, जो कॉन्सेप्ट एसिड में पढ़ बेस में पढ़ा वही कॉन्सेप्ट उसमें भी पढ़ना है। बस वैलेंसी फैक्टर निकालने का इसमें तरीका क्या है, इसमें H प्लस OH माइनस देखते हैं एसिड बेस में, और रिडॉक्स में क्या देखते हैं, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल या पर आयन, यानी बस वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, ठीक है। इसमें एसिड बेस पहचान जा रहे हो, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट, और बहुत आसान है, जो रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगा, या 11th में बैठा चुके हो तो आपके लिए बहुत आगे आसान होने वाला है रास्ते, ठीक है। आइए अब कुछ सॉल्ट के बारे में बता देता हूँ, जिसको आप देख के लगेगा कि ये सर इसको मैं एसिड मानूँ या बेस मानूँ, तो सब समझ लेते हैं। देखिए यार, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जान लो, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जान लो, कुछ वीक एसिड और कुछ वीक बेस के बारे में जान लो। ये सब आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है यार, क्योंकि आप जब भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कुछ पढ़ोगे तो ये सब काफ़ी काम आएगा। ऑर्गेनिक में कभी आपको मिक्स करके दे देगा, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे एनसीईआरटी में क्या कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में फेवर करता है, और आपको बेसिक पहचानना नहीं आ रहा है, बोले हमको तो पहचान आता है NaOH बेस है, सिर्फ NaOH नहीं, घुमा फिरा के बेस देगा आपको, ऐसा बेस देगा जो तुम्हें लगेगा कि नहीं बेस तो नहीं है देखने में, लेकिन वो बेसिक होगा। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इसमें थोड़ा जानकारी होना चाहिए, इससे आपके लिए थोड़ा सा रास्ता का आसान हो जाएगा। ऐसे पढ़ने के लिए आने के में बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर, लेकिन अपन लोग बस मोटा मोटा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में पहला ग्रुप के जितने भी लोग हैं उसके हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सब क्या स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। दूसरे ग्रुप के भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, शरीर के कहाँ तक बेरियम हाइड्रोक्साइड सब स्ट्रॉन्ग में आते हैं। मैग्नीशियम भी स्ट्रॉन्ग रहता है, ऐसा नहीं है, मतलब पहले ग्रुप दूसरे ग्रुप के हाइड्रोक्साइड को आप स्ट्रॉन्ग में रख सकते हो। पहले ग्रुप और पहला ग्रुप इस ब्लॉक ना, पहला ग्रुप लिथियम से लेके सोडियम और दूसरा क्या बेरिलियम से लेके बेरियम, लेकिन बेरिलियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, इसलिए मैं थोड़ा संभल के लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मोटा मोटी दे दिया जाए तो उन सबको भी स्ट्रॉन्ग मानते हैं, लेकिन बेरिलियम को छोड़ के, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सेकंड ग्रुप का है बेरिलियम जरूर, लेकिन बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बेसिक नहीं होता है, एम्फोटेरिक होता है, मतलब एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में कैटेगरी में आएगा। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में क्या होता है, कुछ बहुत फेमस लिख देता हूँ मैं। HClO4 ये परक्लोरिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड। H2SO4 ये सुने हो गया, लेकिन ये लोग से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आइए और भी है HBr, HCl, ठीक, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं कुछ, ठीक, ये सब दिमाग में बैठा लीजिएगा। फॉस्फोरिक एसिड वगैरह भी स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, कभी कभी उसको रख लिया जाता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग वो होता नहीं है। तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जाम्पल है। वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
लुईस बेस वाला जो जितने भी एग्जाम्पल है ना, लुईस बेस की, ठीक है, वाटर में डालोगे ना तो वो आपको वीक बेस की तरह ही एक्ट करेगा। जैसे अमोनिया, अमोनिया हाइड्रोक्साइड का अमोनिया प्लस वाटर, ऐसे तो इमेजिन करना, पानी डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में ऐसे ट्रीट कर सकते हो उसको, लेकिन कहानी बहुत अलग अलग है इसमें, दिमाग में चीज़ें बैठा लीजिएगा आप, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आप उसको दिमाग में रखिएगा कि जितने भी वीक बेस को पानी में डालोगे ना, सॉरी लुईस बेस को वीक बेस की तरह ट्रीट करो आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि CH3NH2 है, ये लुईस बेस है, पानी डालोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो CH3NH3 प्लस OH माइनस, तो इसे वीक बेस आएगा, ठीक है। दिमाग समझ, ये सब चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिए। वीक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जितने भी अधिकांश ऑर्गेनिक एसिड हैं, क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जैसे आपको फॉर्मिक एसिड सुने हो, कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये वीक एसिड में आएगा। जितने कार्बोनिक एसिड के फैमिली हैं सब वीक में आएंगे आपको, समझे बात। और भी HCN है, इस कार्बन दिखे वीक मान लेना अपन को, ठीक है, कार्बन दिखे वीक मान लेना, कुछ तो बोलो, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वीक एसिड के एग्जाम्पल में आते हैं। चलिए, तो इसे मोटा मोटी आपको दिमाग में बैठे रहना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड आप ध्यान रखिएगा कि वीक एसिड में आता है, ठीक। बोलो से पढ़ाया क्यों, ये पढ़ाया इसलिए ताकि सॉल्ट के बारे में थोड़ा आइडिया हो आपको, ठीक है। यार जो लोग 11th पढ़ के आए ना सॉल्यूशन आयनिक यूनिट ढंग से, उनको लगेगा कि सर टीचर टाइम पास कर रहा है, लेकिन यार मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आगे 12th के आगे के लेक्चर में जितना सॉल्यूशन लंबा जा रहा है उतना बाकी चैप्टर को मुझे लंबा खींचना ना पड़े, ठीक है। मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ सब चीज़ों में जो बता रहा हूँ डेफिनेटली मानना, आपके इनऑर्गेनिक वाले सेकंड में आने वाले हैं। इनऑर्गेनिक इतने भरमार रिएक्शन हैं, कैसे याद करेंगे, कुछ ना कुछ में चीज़ें पता होना चाहिए। पता चला कि ऐसे ही याद रट्टा मार रहे हो तो कभी उतना पूरा याद होने वाला नहीं है, टीचर भूल जाता है, तुम लोग क्या हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ कुछ चीज़ों को दिमाग में बैठाइए ताकि कुछ कुछ रिएक्शन आपको प्रिडिक्ट कर सको। मैं ही बोलूँगा कि आपको रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ हिंट अगर आपको पहले से पता होगा, याद करने का तरीका कुछ, तो आप थोड़ा सा आपके लिए इनऑर्गेनिक रिएक्शंस थोड़ा इजी हो जाएगा। आइए, आइए ध्यान से। अब जैसे आपको कोई बोलता है सॉल्ट, सॉल्ट आपको न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ऐसे आप दिमाग में बैठ सुनते हो बहुत। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl एक कीटायन और क्या एनायन है, ऐसे इमेजिन करना। कीटायन में OH माइनस जोड़ लो, एनायन में H प्लस जोड़ लो, तो ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएंगे, एसिड और बेस। मतलब ये इस सॉल्ट के पापा मम्मी हो गए, ठीक है, ठीक है। यानी NaCl किससे बना होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और HCl एसिड से मिलकर बना होगा, ऐसे इमेजिन करना है। कीटायन में OH जोड़ देना है, एनायन में H प्लस, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एसिड है उसके बारे में आपको अनुमान लगा सकते हो, ऐसे ही सोचना है। अब दोनों स्ट्रॉन्ग है, क्या है, ये भी सर स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आया है और भी स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आया है, तो इसे सॉल्ट क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब न्यूट्रल सॉल्ट की बात जब भी बोलेगा तो क्या करना है अपन को कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हुए सॉल्ट क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट कहलाते हैं। जिनके पापा में ये दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या होगा, जो सॉल्ट बनेगा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोले कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, इसमें कीटायन कौन, कैल्शियम +2, एनायन कौन, क्लोराइड, तो किससे मिलकर बना होगा, इसमें हाइड्रोक्साइड जोड़ दो, ठीक है, जो वैलेंसी है उसके हिसाब से जोड़ना, 2 प्लस है मतलब 2 H रहेगा, यहाँ 1 माइनस है मतलब 1 ही H प्लस रहेगा, ये रहेगा। मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है सर, तो ये भी न्यूट्रल सॉल्ट में रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी सॉल्ट दिया हो तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड और बेस के बारे में आप पता लगा सकते हो और इससे बहुत सारे आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट है मतलब इसको आप कोई बोले न्यूट्रल सॉल्ट है तो इसमें क्या एसिड से रिएक्शन को या बेस रिएक्शन को नहीं रिएक्ट करेगा। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब क्या, वो आपको एसिड और बेस दोनों के प्रति क्या इनर्ट रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, उससे चुपचाप बैठा रहेगा। कोई बोले सर कैल्शियम क्लोराइड को सर रिएक्शन करवा रहे हैं सर HCl से, चुपचाप बोले सर मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे को एसिड बेस से आप मुझे देना नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ होते हैं बेसिक सॉल्ट, जैसे समझ में आ गया होगा, कुछ बेसिक सॉल्ट, कुछ एसिडिक सॉल्ट समझ लेते हैं।
दोनों का पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल होगा, दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल। अब जैसे मैं बोले आपको NaCN सोडियम साइनाइड, एक केटायन है Na प्लस और क्या है Cn माइनस, केटायन में जोड़ दीजिए OH माइनस जोड़िए, एनायन में H प्लस जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा NaOH, ये क्या होगा HCN, ये क्या होगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या होगा कार्बन है तो सर वीक एसिड, यानी बेस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या वीक, तो किसका कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, बेस का कैरेक्टर डोमिनेट करेगा सर, तो इसको बोलेंगे सर बेसिक सॉल्ट, क्या बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। अब जैसे ही बेसिक सॉल्ट हो गया तो अगर इसको एसिड के साथ ले जाओगे तो रिएक्ट करेगा, NaCl की तरह चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, ये रिएक्ट करेगा आपको, क्योंकि इसमें क्या है बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है। मेरी बात संभालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ मैं, ये आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब में काम आने वाला है, ठीक है। चलिए CONA बोल दे आपको तो क्या बोलेंगे इसको, तो ये क्या है Na प्लस केटायन होगा सर, बाकी सब एनायन है, तो एनायन में क्या जोड़िएगा सर H प्लस जोड़ लो, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और केटायन में OH जोड़ लो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है सर और ये क्या है वीक एसिड है सर, तो क्या बोलेंगे सर इसको, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, तो सर ये आपको बेसिक सॉल्ट कहलाएगा, यानी इसमें क्या बेस का कंपोनेंट डोमिनेट कर रहा है, तो ये आपको अगर कोई बोले ना कि सोडियम बेंजोएट, इसका नाम क्या है सोडियम बेंजोएट, इसका नाम सोडियम साइनाइड, तो सोडियम बेंजोएट को कोई बोले कि HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्ट होगा, तो हाँ बिल्कुल सोडियम बेंजोएट क्या है बेसिक सॉल्ट है, HCl एसिड है तो ये बेसिक और वो एसिडिक, तो रिएक्ट तो होगा सर। तो कहने का मतलब कि आपको नॉलेज अगर होगा तो आप समझ जाओगे कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। पता चला कि इक्विवेलेंट ऐसे ही इक्वेट करवा दे रहे, पता भी नहीं चल रहा रिएक्शन हो भी नहीं रहा है और इक्विवेलेंट इक्वेट करवा दिया, तो ये सब चीज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बाउंड्री लाइन को समझना है, पहले पता चला रिएक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि पता रिएक्शन के कुछ भी करवा रहे हैं, इक्विवेलेंट इक्वेट करवा रहे हैं, मिटा दो इसको। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा एसिडिक सॉल्ट देख लेते हैं, जैसे कोई बोले NH4Cl, तो क्या सर इसको तोड़ेंगे कैसे, केटायन कौन है अमोनियम आयन, एनायन क्लोराइड, केटायन में OH जोड़ दो, एनायन में H प्लस जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है सर, और ये क्या है वीक बेस था, इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है सर, एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, तो क्या एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, क्योंकि कष्ट नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। बोले आपको CH3NH3Cl बोल दे तो ये Cl माइनस और बाकी पे क्या प्लस CH3NH3 प्लस, यहाँ पे क्या OH जोड़ दीजिए और क्या है HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, ऐसा वीक बेस में देखा गया था तो एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा सर। तो इस तरह से कहानी आपको संभालना है, ठीक है। सॉल्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कौन किस तरह का सॉल्ट है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक। मिटा देता हूँ आपको, मिटा दो ना। देखिए को बोले आपको सोडियम कार्बोनेट क्या है सर, देखते हैं सोडियम का कैसे तोड़ोगे, सोडियम पे चार्ज क्या है +1 सर, कार्बोनेट पे 2 माइनस, वैलेंसी समझ में आता है, इसका इसके नीचे 1 है, मतलब सोडियम +1 और कार्बोनेट पे 2 माइनस, इस पे OH जोड़ दो तो NaOH हो जाएगा, इस पे H प्लस जोड़ो, कितने H प्लस जोड़ो 2 माइनस है तो 2 H प्लस जोड़ोगे H2CO3, ठीक है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसमें कार्बन हो गया वीक एसिड है ना, वीक एसिड हो जाएगा, ये क्या कार्बोनिक एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड, तो बी कार्बन है ना तो वीक एसिड होगा, तो ये कैसा सॉल्ट होगा सर बेसिक सॉल्ट। तो ये सब संभालिएगा, ठीक है। आपको जितने भी मेटल कार्बोनेट देखते होगे ना अभी तक सुने होगे, सब मेटल कार्बोनेट क्या होता है बेसिक कैरेक्टर का होता है, मतलब कि फर्स्ट ग्रुप वाला तो मेटल कार्बोनेट आंख बंद करके बोल सकते हो, जैसे बोले कैल्शियम कार्बोनेट सर किसका बना होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सर, और कार्बोनिक एसिड का एसिड होगा इसमें सर, है ना, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है सर और वीक एसिड है सर, तो क्या होगा बेसिक सॉल्ट होगा सर, बेसिक सॉल्ट।
ठीक है, ये सब चीज़ें दिमाग में आप बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको मैं एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाता हूँ। एनसीईआरटी 2.6 या 2.7 में दिया हुआ आपको, बोलोगे सर इतना एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे दिया आपको कार्बोनेट वाले, अब उसमें ना आपको पूरे 12th का चैप्टर है, ना उसको आपको एसिड बेस का बताया है, नहीं कोवलेंट के बारे में बताया है, सीधे आपको दे दिया, अब संभालो। ठीक है, तो अब कहने का ये मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है 11th में वो मान के चला है कि मैं 11th से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप लोग 11th पढ़ते कहाँ ढंग से हो। तो मैं आपको सोचो कि एनसीईआरटी हिसाब से सोचोगे तो एक ही क्वेश्चन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के दिए हुए हैं, और उसको अगर चाहोगे तो मोल कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो बहुत छोटा जाएगा, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसका ये मतलब मत समझना कि बहुत चिल्लर होता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी केमिस्ट्री का थोड़ा ठीक ठाक है, सम्मानजनक बुक बोल सकते हो, नीट लेवल का तो अच्छा सम्मानजनक है। बस इसमें ये है कि दिक्कत ये है कि प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कम क्वेश्चन दिया है, एक तरह के सिर्फ एक क्वेश्चन दिए हैं, अब वो समझ गए तो ठीक, वैसा भी प्रैक्टिस नहीं हुआ तो दिक्कत उसी में, नहीं तो चाहिए क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक दिया, 2-4-5 क्वेश्चन हर चैप्टर में ठीक ठाक घुसा दिया है। आइए एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चिल्लर जैसा बुक जरूर है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। बोला गया था उसमें क्या, 1 ग्राम क्या है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर। सोडियम बाइकार्बोनेट और लिखा हुआ था क्या, इक्विमोलर मिक्सचर दिया। इक्विमोलर मिक्सचर समझ आता है ना, यानी इसमें मोल के क्या होगा, बराबर होगा, मोल क्या हुआ, दोनों का बराबर होगा, दोनों को मिला के कितना दिया हुआ है आपको, 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट मिला के 1 ग्राम दिया हुआ था। अब बोला था क्या, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद दिस मिक्सचर। अब ये सोचिए कितना HCl मिलाया जाए कि पूरा कंप्लीट। एक आपको एनसीईआरटी को क्वेश्चन है 2.6 है, शायद देख लेना एक बार, 2.67 के आसपास दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर इक्विवेलेंट से आते हो तो क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आओगे तो रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, 2 बार बैलेंसिंग करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा आपको। इक्विवेलेंट से आओगे थोड़ा ईजी रहेगा। बताओ ये कैसा सॉल्ट है सर, बेसिक सॉल्ट, सोडियम दिख रहा है, इधर कार्बन दिख रहा है, नहीं स्ट्रॉन्ग बेस, बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बीक एसिड, तो सर दोनों बेसिक सॉल्ट है सर, दोनों क्या है, बेसिक सॉल्ट है सर। दोनों क्या होगा सर, ये रिएक्ट करेगा किससे, HCl क्या एसिड है सर, तो ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे क्या सर, नहीं सर, दोनों का नेचर सेम है, यही बेसिक, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेगा सर। ठीक है, ये भी इससे रिएक्ट करेगा क्योंकि ये बेस मतलब ये मत सुना कि पूरा सॉल्ट है, लेकिन उसमें नेचर किसका डोमिनेट कर रहा है, बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस और बीक एसिड का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और बीक एसिड पार्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक सॉल्ट। और इसमें मैंने बेस का कैरेक्टर डोमिनेट करा, ये एसिड है, तो एसिड बेस तो रिएक्शन करता ही है। तो क्या बोलेंगे सर कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, तो सोडियम कार्बोनेट का सर, और प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, मैं कोई रिएक्शन नहीं लिखने जा रहा हूँ, बिना रिएक्शन लिखे मैं ये सब क्वेश्चन बना लूँगा क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता है, और मोल कॉन्सेप्ट से आते तो ये क्वेश्चन को बैलेंस करना पड़ता। अब जान दीजिए बोला है कि दोनों का मोल क्या है, इक्विवेलेंट मतलब दोनों का मोल बराबर है, तो मान लेते हैं कि इसका भी मोल n, इसका ये मोल n है कि नहीं, अरे मानना पड़ेगा यार। अच्छा अब मोल से निकाले कैसे, क्योंकि भाई मोल इतना तो है कि बराबर है, लेकिन कितना, तो मिक्सचर दिया कितना, 1 ग्राम का, तो आते हैं अब मिक्सचर यानी इसका वेट प्लस इसका वेट मिला कितना चाहिए, 1 ग्राम। अब बोला है कि मोल इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब दोनों का मोल क्या है, बराबर है, तो इसका मोल n माने हैं, इसका मोल n मानना पड़ेगा, तो बोला है बराबर, और दोनों के वेट को मिला के 1 ग्राम करना पड़ेगा, तो इसका n इंटू इसका मोलर वेट, इसका मोलर वेट कितना आएगा, निकाल कर देखना, 106 आएगा आपको, 23 या 46 58 ठीक 106 आएगा, इसका निकालोगे तो 84 आएगा, निकाल के देखना मोलर वेट, 23 24 36 हाँ 84, कोई दिक्कत, तो यानी क्या, इसका मोल इंटू इसका मोलर मास, अरे मोल क्या होता है, गिवन वेट में मोलर वेट नहीं यार, तो वेट क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो वेट मिलते जाएगा, तो इसका वेट कितना लिखोगे, इसका मोल इंटू इसका मोलर वेट, और इसका मोल इंटू इसका मोलर वेट, यार मोल हम बराबर दे दिया है, दोनों का मोल बराबर दिया तो इसे दोनों को n मान लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी n तो पता चल गया, लेकिन कितना n का वैल्यू क्या होगा, तो इससे निकलेगा कि एक टोटल मिला के कितना 1 ग्राम का है, तो 1 हो जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा, या n इंटू कॉमन ले लो
जोड़ो तो 190 हो जाएगा आपको, यानी मोल कितना आ गया, n भाग 190, n सॉरी 1/90, सॉरी 1/190, ये मोल आ गया किसका सर, दोनों का बराबर है सर, दोनों का इतना ही मोल रहेगा। अब मोल निकल गया तो इक्विवेलेंट निकालोगे, मोल पता हो तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू, इतना काम किसके लिए, मोल निकालने के लिए, ये हिंट किसके लिए, मोल निकालने के लिए। मोल निकल गया तो क्या निकल जाएगा सर, इक्विवेलेंट निकल जाएगा सर। आइए इसका इक्विवेलेंट कितना, मोल 1/90 है सर, अरे मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या देगा, इक्विवेलेंट, तो इसका मोल 1/190, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 होगा सर। सॉल्ट में याद करो, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे सिखाया था, चार्ज ऑन केटायन एच, देखना मैं एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग सिखाया हूँ, बेस के लिए अलग सिखाया हूँ, सॉल्ट के लिए सिखाया हूँ। सॉल्ट वाला देखिएगा, चार्ज ऑन केटायन है, चार्ज ऑन एनायन देख लो, वही वैलेंसी फैक्टर हुआ है, 2 + 2 - है तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2 होगा आपको, ठीक है। इसमें क्या है Na प्लस SiO3 इसमें 1 + 1 - है, इसमें क्या 2 + 2 - है, सोडियम एक सोडियम पे 1 प्लस, लेकिन 2 सोडियम यहाँ पे, 2 + 2 - है यहाँ पे, वैलेंसी फैक्टर 2, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1, तो 1/190 × 1 हो जाएगा। ये किसका इक्विवेलेंट हुआ, सोडियम कार्बोनेट का। ये किसका इक्विवेलेंट हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट का। और ये दोनों बेस है, दोनों किसको खाएगा, HCl को, यानी दोनों का इक्विवेलेंट मिलकर किसके, कौन उसको मैनेज करेगा, HCl। अब HCl का क्या दिया, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के रूप में वैलेंसी इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, तो मोलैरिटी के रूप में इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है सर, इसमें क्यों लिखिए n × x लिखे, क्योंकि यहाँ मोल पता था तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगा दिए, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ मुझे मोलैरिटी पता है तो मोल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, XmB, x कितना, वैलेंसी फैक्टर कितना इसका 1, मोलैरिटी कितना 0.1। अब वॉल्यूम क्या निकालना है सर, अगर 1000 डिवाइड करूँगा तो ml में आएगा, 1000 डिवाइड नहीं करूँगा तो लीटर में आएगा। कुछ तो बोले मेरे भाई, ये अगर यहाँ 1000 डिवाइड कर दूंगा तो मतलब ml मान के चला हूँ, 1000 डिवाइड नहीं किया मतलब लीटर मान के चला हूँ। कुछ तो बोल मेरे भाई। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो क्या जाएगा 2/190, 1/190 यानी 3/190 हो जाएगा। और वहाँ से कितना हो जाएगा 1/10 × v, तो v कितना हो जाएगा 10 से क्या 3/19, इतना क्या लीटर आ जाएगा आपको, है कि नहीं। अब इसको mm में लिखना चाहते हो तो 9000 मल्टीप्लाई कर लो, तो सॉल्व करोगे तो ये 157 पॉइंट समथिंग ml के आसपास आएगा आपको, 157 158 देख लेना एक बार सॉल्व करके, इतने के आसपास आपको आने वाला है। यानी देखो एक क्वेश्चन जो है आपको एक लाइन मोल निकालने में और एक लाइन वैलेंसी, क्या हम लोग को एग्जाम में जाएंगे तो लिखूंगा क्या मैं, क्यों लिखे भाई, मुझे पता है कि इसका इक्विवेलेंट से जोड़ के इसका बराबर होगा, दोनों बेस का इक्विवेलेंट जोड़ेंगे और इस चीज के इक्विवेलेंट को इक्वेट करवाएंगे। यानी सीधे मैं इस लाइन से स्टार्ट करूंगा तो एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन है एक लाइन में 3 लाइन निकल जाएगा। और यही अगर आप किससे जाते हो, मोल कौन से जाते हो, तो आप ध्यान देना एक पेज में जाएगा क्वेश्चन, एक पेज में अगर मोल को बैलेंस करने जाओ तो, ठीक है। आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। बहुत लोग बोर्ड वाले बच्चे हैं, बोर्ड वाले बच्चे अगर इस कॉन्सेप्ट से बना दो तो हो सकता है तुम्हारा टीचर काट दे, ऐसे काटना चाहिए नहीं उनको, अगर काट रहे हैं मतलब उनका खुद का कटा है ध्यान दीजिए कभी ना कभी, मतलब कहने का मतलब ये समझना है कि इसका काटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, रिस्क उठाना क्योंकि मान लो 5 मार्क्स से क्वेश्चन हो, 3 लाइन में बना दोगे तो 5 मार्क्स देना उससे संकोच करेंगे टीचर, तो इसलिए था बेसिक से भी आ जाओ। बेसिक मतलब मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे करना है। ये सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्शन HCl से जब करेगा तो बनेगा क्या NaCl + H2O + CO2 बनता है, ठीक है। 2 HCl रिएक्शन होगा बैलेंस, यानी इसके 1 मोल से क्या बनेगा, इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा, यानी इसका n मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा 2n मोल रिएक्ट करेगा सर। फिर NaHCO3 प्लस क्या HCl लिखोगे, रिएक्शन क्या होगा NaCl + H2O + CO2 होता है। इसमें अगर इसका n मोल है तो इसका भी n मोल रिएक्ट होगा, यानी टोटल HCl कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 3n मोल रिक्वायर्ड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इस रिएक्शन से हमको डायरेक्ट मिल गया। अब बैलेंस से आते तब भी आप करना पड़ता, लिखना पड़ता कि 1 मोल के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है, तो n मोल के लिए क्या और 2n मोल रिक्वायर्ड होगा, किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने के लिए। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखते क्या 1 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड है, 3 मोल के लिए n मोल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो टोटल HCl कितना रिक्वायर्ड है, तो 2n उसके लिए, n इसके लिए, तो 3n रिक्वायर्ड होगा HCl, ठीक है। और 3n को लिखते फिर क्या मोलैरिटी और क्या लिखते हैं, मोलैरिटी होता क्या है n ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी दिया 0.1 और सॉल्यूट की जगह लिखते क्या 3n, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको n का वैल्यू क्या 1/90 पहले प्रूफ कर निकाल चुके होते, ये तो भाई करना ही पड़ेगा, चाहे इस तरीके से हो चाहे उस तरीके से हो, n का वैल्यू तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा तो वॉल्यूम निकल जाता आपको, 1000 मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम ml में आता। तो ऐसे करना पड़ता आपको, रिएक्शन लिख लिख क्यों करना पड़ता। अगर बेसिक बोर्ड वगैरह में इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाना पड़ेगा, रिएक्शन लिख लिख के बैलेंस कर करके बनाना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपके टीचर हो सकता है काट दें, ठीक है, लेकिन काटना उनका नहीं चाहिए उनको,
ठीक है, बच्चा स्मार्ट है, अगर बच्चा ढंग से बना रहा है तो क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम में आप इस तरीके से आइएगा, कंपटीशन एग्जाम में आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हमेशा आइएगा, क्योंकि आपका समय काफ़ी बचा देगा, रिएक्शन लिखने का कोई झंझट है ही नहीं। पक्का समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देता हूँ, ठीक, इसको मिटा देता हूँ। चलिए, तो चीज़ें संभालिएगा आप, बहुत आसान सा चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए आइए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकते हो, या क्या बोलेगा, 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, हैविंग 2:1 मोल रेशियो, ऐसे दे दिया आपको। देन फाइंड the volume of 0.2 molar H2SO4 required for complete reaction, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप खुद बना के देखो, ये बोलो सर इजी वाला खुद करवा दिए, हार्ड वाला मेरे लिए छोड़ दिए। देखो एक क्वेश्चन ऐसा करवा देता हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में दम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक बार ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। मोल रेशियो क्या दिया, 2:1, मतलब कि अगर इसका 2n मानेंगे तो इसका क्या n मोल मानना पड़ेगा, तभी तो 2:1 हुआ यार, है ना। यानी जैसे ही मोल रेशियो दे दिया वहाँ से कहाँ निकल गया, 2n और n, पक्का। अब इसका दोनों को मिला के वेट कितना है, 10 ग्राम, तो वेट कितना 10 ग्राम है, 10 ग्राम वेट किसका है, दोनों को मिला के, तो इसका कितना होगा, इसका मोल इंटू इसका मोलर वेट, इसका मोल इंटू इसका मोलर वेट, मतलब क्या इसका वेट मिल जाएगा, इसका वेट मिल जाएगा, दोनों को मिला के 10 ग्राम है, तो 2n इंटू इसका मोलर वेट कितना निकाला, अभी कुछ देर पहले निकाला था 106, और से कितना n इंटू क्या 84, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे सर, यहाँ पे इतना 212 और 84 296 n, यही तो आ रहा है 212, ठीक है 84, ठीक है। तो n कितना आ जाएगा आपको, 10/296, ये आ गया मोल किसका, तो सर इसका मोल कितना, तो इसका डबल सर, इसका मोल कितना हो जाएगा 10/296, इसका 2n है ना, तो इसका मोल क्या होगा 2 × 10 यानी 20/296। मेरी बात समझ आ रही है, आनी चाहिए। तो मोल निकल गया, अब मोल निकल गया तो इक्विवेलेंट इक्वेट कर, इसका इक्विवेलेंट प्लस इसका इक्विवेलेंट मिलाएंगे तो इसके के बराबर आना चाहिए H2SO4 के सर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सर 2n किसका मोल है, इसका मोल है सर, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना सर 2 है सर। अरे सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर कितना, 2 + 2 - सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, चार्ज ऑन केटायन या चार्ज ऑन एनायन निकाल के, तो केटायन या एनायन पे चार्ज कितना है 2 है सर, तो क्या वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2 होगा। अब मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या देता है सर, इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट किसका इक्विवेलेंट हो गया है, सोडियम कार्बोनेट का, उसका मोल कितना n, उसका इक्विवेलेंट कितना, तो सर इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा सर 1, 1 + 1 माइनस, तो 1 हो जाएगा। ऐसा भी इक्विवेलेंट मिला किसके बराबर होना चाहिए सर, जो इसको रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों बेसिक सॉल्ट है ना, ए बी स्ट्रॉन्ग बेस बीक एसिड का सॉल्ट, ए बी स्ट्रॉन्ग बेस बीक एसिड का सॉल्ट, तो ये भी बेसिक ये भी बेसिक, इन दोनों बेस को रिएक्ट कौन कर रहा है ए, तो दोनों बेस का इक्विवेलेंट मिला के इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इसके इक्विवेलेंट को कौन सा फॉर्मूला लिखूं, तो मोलरिटी दिया है सर, तो XmV वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो वैलेंसी फैक्टर कितना 2, मोलरिटी कितना 0.2, वॉल्यूम में V लिखेंगे मतलब लीटर में निकाल रहे हो, 1000 डिवाइड करोगे मतलब इसको ml में रखे हो, तो देख लेना एक बार, अगर सिंपल V लिखा है मतलब लीटर में निकल के आएगा, डिवाइड नीचे 1000 डिवाइड किया मतलब ml में निकल के आएगा। अरे ml रहेगा तब मैं 1000 डिवाइड करोगे यार, और 1000 डिवाइड किया मतलब इसको तुम ml में माने हो, ठीक है। मैं 1000 डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि मैं लीटर माना हूँ, वॉल्यूम को किस माना हूँ, लीटर में। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5n 4/10 इंटू V, तो V कितना आ जाएगा 50/4n, है ना, 50/4, n का वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 50/4, n का वैल्यू 10/296, है ना, ये कहानी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, इतना लीटर, ठीक है, आपको आएगा। अब यहाँ से इतना लीटर वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड रहेगा इस मिक्सचर को कंप्लीट रिएक्ट करवाने के लिए। तो क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है घुमा के, तो इस सब में दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना है और बहुत आसानी से आपको ऐसा क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको।
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का, इस तरह का कुछ अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इस बार। चलिए 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ, आसान क्वेश्चन दे दिया यार मैं, चलिए HCl, आसान है, ठीक है, इसका मिक्सचर है, पूछा है हाउ मच अमाउंट ऑफ 10% weight by weight NaOH solution required for complete reaction, आसान क्वेश्चन दे दिया इस बार, बनाना चाह रहा था, अच्छा लगा, बन गया आसान। अब देखिए एक ऐसा नेचर का है सर, ये तो बेस है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है सर, ये तो क्लियर दिख रहा है सर एसिड है, और इसके बारे में तो नहीं आइडिया लग रहा है सर, आइडिया लगाइए, केटायन में क्या चलिए OH, एनायन करोगे H+, यानी क्या सर स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये तो वीक बेस है सर, मतलब कैसा सॉल्ट है सर, तो एसिडिक सॉल्ट है सर, क्या है एसिडिक सॉल्ट है, तो ये भी एसिड ही है नेचर में सर, एसिडिक नेचर का है, ये भी एसिडिक नेचर का है, और बेस है, इन दोनों को मिला के रिएक्ट करेगा, NaOH इससे भी रिएक्ट होगा, NaOH इससे भी रिएक्ट होगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, दोनों का नेचर क्या है सर, इन दोनों का नेचर सेम है, उनका नेचर अपोजिट है सर, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा कि दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, दोनों मिलकर उससे रिएक्ट करेगा, तो इसका इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट मिला क्या, इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा, इसका मोल पता है, इसका वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसका मोल है, इसका वैलेंसी कितना सर, एक केटायन एक एनायन, मतलब वैलेंसी 1 है सर, इसका मोल 1, और एसिड है सर, इसका वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कितना H+ दे सकता है 1, तो इक्विवेलेंट हो गया इन लोगों का, इक्विवेलेंट NH4Cl का है, इक्विवेलेंट HCl का, अब इसके बराबर होना चाहिए, तो कितना, तो सर इसका तो मोल नहीं दिया हुआ है, अगर मान लीजिए पूरा किसका वेट पूछा है सर, पूरे सॉल्यूशन का वेट पूछा है, तो मैं सॉल्यूशन का वेट W ग्राम लूँ तो क्या NaOH W ग्राम होगा क्या, नहीं सर, उसमें सिर्फ 10% NaOH है, यानी अगर W ग्राम क्या लूँ सॉल्यूशन, तो उसका 10% क्या होगा सोलूट कौन है NaOH, तो कितना हो जाएगा सर W क्या 10, इतना ग्राम क्या आएगा सर NaOH, ये किसका वेट है, ये वेट किसका आया सॉल्यूशन का, लेकिन सॉल्यूशन का वेट W लेंगे तो क्या NaOH W आएगा क्या, नहीं सर, उसमें सिर्फ 10% NaOH है, तो जो लेंगे उसका सिर्फ 10% NaOH है, काम का सिर्फ 10%, यानी ये NaOH है। अब NaOH का वेट पता है तो मोल कैसे निकालते हैं सर, तो उसका वेट बटा में क्या मोलर वेट किसका NaOH का, कितना 23 + 16 + 1, ये क्या होगा सर 40 होगा, है ना, इसका मोल ए हो गया वेट किसका NaOH का, ए वेट हुआ सॉल्यूशन का, ए वेट हुआ NaOH का, ये हुआ क्या मोल ऑफ NaOH, और NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1, तो ये क्या हो गया NaOH का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, समझे, ये सॉल्यूशन का वेट, ये सॉल्यूट का वेट, ये सॉल्यूट का मोल, और ये सॉल्यूट का इक्विवेलेंट, NaOH सॉल्यूट है, उसका इक्विवेलेंट इन दोनों के बराबर होना चाहिए, सॉल्व कर लीजिए, कहानी खत्म, 2 3 बेटा 400, तो बेटा कितना 1200, इतना ग्राम आएगा, केजी मतलब तो 1.2 kg, यानी सॉल्यूशन का इतना वेट, W किसको माना है सॉल्यूशन का वेट का, सॉल्यूशन का वेट का ही पूछा है, यानी 1.2 kg ये सॉल्यूशन लेंगे तो हमारा वो जो दिया हुआ मिक्सचर है वो कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे अगर आप यूनिवर्सिटी का बुक लिए होगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि सॉल्यूशन में मिलेगा आपको, मोल स्टोइकियोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है, रिडॉक्स वाले चैप्टर में मिल सकते हैं, ठीक है, रिडॉक्स वाले नहीं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें दिमाग, अब एनसीईआरटी में एक आध क्वेश्चन बस दिया था वो करवा दिया हूँ, बाकी उसमें एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, रेफरेंस बुक से बनाओगे तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक, तो दिमाग में आपकी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत समझने वाली कहानी है, ठीक है। एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मत भूलिएगा, वैलेंसी फैक्टर निकालना मत भूलिएगा, ये सब आपको बहुत काम आने वाला है। मैं रिडॉक्स के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाया हूँ, ठीक है, फिर बहुत लोगों को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 11th के लिए जो मैं रिडॉक्स पढ़ाऊंगा तो फिर एक और उसको पढ़ लेना, ठीक है, अगर ज़्यादा बेहतर समझ में आना चाहते हो, ज़्यादा बेहतर समझ में आए तो उसके ऊपर पढ़ सकते हो,
ठीक है, उसमें ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में एसिड बेस को छोड़ देता हूँ एक बार करवा के। एसिड बेस की इक्विवेलेंट कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग करेंगे क्या इसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उससे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कर लिए। चलो एक आध क्वेश्चन करवा दूं क्या, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं किसका, रेडॉक्स का भी। बोलो सही, इतना दिन वैलेंसी फैक्टर पढ़ा है, अब क्वेश्चन एक भी नहीं करवा रहे हो तो कर लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कहीं बोले MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस, ये रिएक्शन के बनता है Mn+2 CO2। याद करो ये पर मैग्नेट Mn+2 में कब जाता है, एसिडिक मीडियम में। किसमें, एसिडिक मीडियम में, याद होगा आपको। ठीक है, पूछा क्या क्या, हाउ मच number of mole of MnO4 minus required to complete oxidize 5 mole of oxalate, 5 नहीं मान लेता हूँ, 8 मोल ऑफ ऑक्जेलेट। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेट, बहुत फेमस है। इसे देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन भी हो गया। एक डाटा याद रख लेना कि पर मैग्नेट ऑक्जेलेट को किसमें ऑक्सीडाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये सब आपके डी ब्लॉक जब पढ़ोगे ना चैप्टर, तो देखना डी ब्लॉक चैप्टर में 2 कंपाउंड को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट को, और उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन से रिएक्शन करते हैं वो भी बहुत पढ़ाया उसको एकदम। और पूछता है आपके बोर्ड में पूछता है भाई, जेईई में तो बात कीजिए, बोर्ड में पूछता है रिएक्शन बताइए, कंप्लीट कीजिए कि इसी रिएक्शन करें तो क्या बनेगा। मीडियम एसिडिक है तो इसके बारे में याद रखना कि परमानेंट खुद अपने आप कहाँ ले जाएगा, +2 में, और इसको कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा, CO2 में। ये सब आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है, अब ये याद रहेगा। अब उससे पूछ देगा क्या कि बताइए कि इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। अब इसमें क्या करना है, ऐसे तो भैया अगर आप तुम और ना तो रेडॉक्स में इसको पहले बैलेंस करो, कोफिशिएंट देखो, सर कि इतने के लिए इतना चाहिए तो इतने के लिए इतना चाहिए। लेकिन अपन लोग ना बैलेंस करेंगे ना कोफिशिएंट देखेंगे, क्योंकि हम लोग को एक जादुई चीज़ पता है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सर क्या कर देंगे, रिएक्शन कंप्लीट हुआ है सर तो इसका इक्विवेलेंट तो बराबर होगा ही, कुछ बराबर हो ना हो। ठीक, तो इक्विवेलेंट बराबर करते हैं सर। तो इक्विवेलेंट के लिए हमको चाहिए वैलेंसी फैक्टर सर। तो वैलेंसी फैक्टर देख लेते हैं। इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन में निकालो, x मान के निकालोगे। आपको सिखाया हूँ, बहुत सिखाया हूँ। x मानिए ऑक्सीजन का कितना -2 होता है जनरली, 4 ऑक्सीजन है, सबको चार्ज को मिला कितना चार्ज है सर -1, तो ऑक्सीजन में कितना +7। तो +7 से कहाँ गया सर, +2 में। तो चेंज कितने का है सर, 5 का। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन और पर मोलिक्यूल या पर आयन। तो इसमें क्या 5 का चेंज हुआ है, एक ही मैग्नीज के लिए और एक ही मैग्नीज है भी, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर। ऑक्सीडेट के लिए इसका ऑक्सीजन में निकालो, x मान के निकालोगे इसका +3 आएगा, x मान के निकाला इसका +4 आएगा। चेंज कितने का, 1 का। लेकिन एक कार्बन नहीं है सर, 2 कार्बन, तो वैलेंसी कितना होगा, एक के लिए 1 का चेंज, लेकिन 2 कार्बन है 2 का चेंज, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 2 का हो जाएगा सर। और क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर निकल गया 5, इसका 2, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करेंगे तो n1 x1 बराबर क्या, n2 x2 कर देते हैं। ये इसका इक्विवेलेंट n1 x1, इसका इक्विवेलेंट n2 x2 कर दिए। इसका मोल कितना दिया है सर, तो इसका मोल दे दिया, नहीं पता है इसका मोल तो पूछा है सर। इसका वैलेंसी कितना है, 5 है सर। इसका मोल 8 मोल दिया है, इसका वैलेंसी कितना 2 है सर। तो n कितना हो जाएगा सर, 16/5 यानी 3.2। इसका 3.2 मोल लोगे सर किसका, पर मैग्नेट के, तो उसकी 8 मोल को कंज्यूम कर जाएगा, खा जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपको रेडॉक्स में ये सब क्वेश्चन बहुत, यही सब क्वेश्चन अगर आप इक्विवेलेंट नहीं जानोगे ना तो पहले बैलेंस कीजिए। बैलेंस करना रेडॉक्स रिएक्शन में और मुश्किल, एसिडिटी में ये करो वो करो, H+ की मदद से करो, H2O करो, OH- की मदद से करो, बहुत सारा लफड़ा है भैया। ठीक है, कि इक्विवेलेंट जानते हो, कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, चुपचाप एक लाइन में क्वेश्चन आपको निपट जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। जिनको ऑक्सीडेशन में निकालना नहीं आता है कृपया कर रेडॉक्स का इंतजार करें, और मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या हाउ मच नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू
कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ 5 मोल थायोसल्फेट टू सल्फेट, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। अब इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखा है, लैंग्वेज लिख दिया है कि कितना मोल पर मिनट का चाहिए कंप्लीट कन्वर्जन किसका, इतने मोल थायोसल्फेट हो किसमें, सल्फेट में। या सर पर मिनट से देखते ही समझ जाना कि सर रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन नहीं है सर, सब रॉक्स रिएक्शन है सर। पर मिनट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये खुद को रिड्यूस करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। यानी रिएक्शन कुछ इस तरह से हुआ होगा सर, परमानेंट रिएक्शन किससे कर रहा है, थायोसल्फेट से। अब और मीडियम क्या है, एसिडिक, तो खुद अपने आप को कहाँ पहुँचाएगा सर, ये तो याद होना चाहिए। परमानेंट अपने आप को एसिडिक मीडियम में कहाँ पहुँचाता है, +2 में सर, और इसको ऑक्सीडाइज से कहाँ पहुँचाने बोल रहा है, सल्फेट में पहुँचाने बोल रहा है। क्या पहुँचाने बोल रहा है, सल्फेट में, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका वैलेंसी इफेक्ट निकालते हैं, थक गए हैं, इसका 5 है, इसका वैलेंसी इफेक्ट तो रटा गया होगा, परमानेंट का एसिडिक मीडियम में वैलेंसी इफेक्ट कितना था, 5 होता है सर। अब इसका मुद्दा है निकालने का, तो इसका x मान के निकाल लो, तो क्या लिखोगे, x है तो 2x, कितना ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का -2 कितने 3 है, ओवरऑल जोड़ के कितना चार्ज आना चाहिए, -2 सर। तो यहाँ क्या -6 + 6 + 4 100 + 2 ऑक्सीडेशन नंबर आया सर। और यहाँ निकालोगे तो x ऑक्सीजन कितना -2, कितने ऑक्सीजन है 4, ओवरऑल चार्ज कितने हैं -2, तो कितना मिले ऑक्सीडेशन नंबर x, चेंज कितने का सर, 4 का चेंज आया सर। कितने का चेंज आया, 4 का, बट एक सल्फर के लिए यहाँ कितने सल्फर हैं, 2 सर, तो कितने का चेंज आएगा, 8 का सर। कितने का चेंज आएगा, 8 का। अब क्या करेंगे सर, इसका इक्विवेलेंट इक्वेट कर देते हैं, इसका इक्विवेलेंट इक्वेट कर देते हैं, यानी n1 x1 बराबर क्या, n2 x2 सर। अब n1 कितना, इसका कितना मोल है, तो ये तो निकालना है सर, इसका वैलेंसी कितना 5 है सर, उसका मोल कितना है सर, तो उसका मोल 5 मोल है, वैलेंसी इफेक्ट कितना है सर, 8 है, तो 5 से 5 गया, n 8 मोल, मतलब इसका 8 मोल जो है, इसके 5 मोल को रिएक्ट करने की जरूरत पड़ेगा। इसका 8 मोल लोगे तो इसका 5 मोल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थायोसल्फेट से सल्फेट में। नाम इसे याद रखना, थायोसल्फेट इसका नाम, सल्फेट, ठीक है। तो ये सब काम आपको बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता है तो। कुछ तो बोले मेरे भाई, कुछ तो बोले, बहुत आसान चीज़ है ना, ठीक है। और इसमें तो हमें कुछ सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं, सॉल्यूशन का मतलब तुरंत ले आऊँगा कोई, इसमें कौन से बड़े दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन देखिए करते हैं, तुरंत ले आते हैं सॉल्यूशन को। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल MnO4 solution required to complete conversion of, लिख लीजिए, of 2 mole of ferrous oxalate, इसका नाम लिखा फेरस ऑक्जेलेट है, लिख लीजिए, नाम ये सब लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फेरस ऑक्जेलेट टू फेरिक एंड CO2 इन एसिडिक मीडियम, ऐसे बोल देगा आपको। अब बताइए पर मैग्नेट का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, जिससे सोल्यूशन क्या है पर मैग्नेट का 0.1 नॉर्मल, नॉर्मलिटी दे दिया सोल्यूशन का, तुरंत किससे कनेक्ट हो गया, सोल्यूशन से। तो कहने का मतलब कि ये आपको एमनोफॉर्म डायरेक्ट ना देकर उसको सोल्यूशन के रूप में दे सकता है, कुछ नहीं करना, अपन को क्या करना है, बोला है कि कंप्लीट कन्वर्जन करना है। फेरस ऑक्जेलेट था, देखिए ध्यान से, पर मैग्नेट है, फेरस ऑक्जेलेट का रिएक्शन करवा कहाँ पहुंचा दिया है, ये सब डायरेक्ट याद कर लेना। पर मैग्नेट फेरस को क्या बनाता है, फेरिक बनाता है। देखो खुद एसिड में कहाँ पहुंचेगा सर, खुद +2 पहुंचाएगा सर। फेरस को कहाँ पहुंचाता है, फेरिक में, लिख दिया हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। फेरस कहाँ पहुंचाता है, फेरिक में। ऑक्जेलेट को कहाँ पहुंचाता है, पर है सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब इस सेगमेंट में ऑक्जेलेट कहाँ पहुंचाता है, CO2 में सर। ऑक्जेलेट को पर मैग्नेट कहाँ पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। फेरस को कहाँ पहुंचाता है सर, फेरिक में। तो इसका अगर 2 मोल लिया जाए तो इसका कितना वॉल्यूम इस नॉर्मलिटी वाले का सॉल्यूशन का रिक्वायर्ड रहेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर पढ़ते पढ़ते थक गया सर, 5 होता है। इसका निकाल लेते हैं। फेरस मतलब +2 में है सर, और फेरिक मतलब 1 का चेंज हुआ है, 1 इंक्रीज हुआ है इसके लिए, है ना। ऑक्जेलेट में फेरस ऑक्जेलेट C2O4 2- होगा ऑक्जेलेट, इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, अभी निकाले हैं +3 आता है। CO2 निकालोगे तो +4 आएगा, कितने का चेंज, 1 का चेंज आएगा, लेकिन 1 के लिए 1 का, तो 2 के लिए कितना, 2 का, और ये भी बढ़ा ही है सर। इसमें कितने कार्बन है, 2 है, 1 कार्बन के लिए 1 का चेंज, 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज। ये भी 1 फेरस से फेरिक बना 1 इंक्रीज, ऑक्सीडेट से CO2 बना 2 इंक्रीज, टोटल कितने का चेंज आया, 3 का, 3 बढ़ रहा है।
पर मोलिक्यूल 3 ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है 3 यूनिट, तो वैलेंस पेयर कितना हुआ 3 होगा। अब इसका इक्विवेलेंट इसका बराबर कर देते हैं सर। अब इसका इक्विवेलेंट N1 X1 मत लिखो क्योंकि नॉर्मेटिव दिया है, नॉर्मेटिव के रूप में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, XMB लिखते हैं ना सर, तो उसमें XMB क्या कर दो, X इंटू M क्या बोल दो, नॉर्मेटिव बोल दो सर। तो नॉर्मेटिव इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या, AB इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हुआ, A इंटू X क्या AB इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हुआ। अब इसका नॉर्मेटिव पता है सर 0.1, वॉल्यूम अगर सिंपली लिखोगे तो लीटर में आएगा, 1000 डिवाइड करो तो ml में आएगा, 1000 डिवाइड किया मतलब ये किस में आएगा ml में, क्योंकि ml में होगा तभी 1000 डिवाइड करके लीटर में बदले। और इसका मोल कितना दिया सर 2, वैलेंस कितना है सर 3, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम सर, तो यहाँ से क्या 1 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने दो यार, लीटर में रहने दो, लीटर में ही रहने दो, तो कितना हो जाएगा 1/10, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 और 0 ये 60 लीटर। यानी इस सॉल्यूशन का, इस जैसे सॉल्यूशन का 60 लीटर लाओगे तब जाके 2 मोल फेरस ऑक्सीडेट कंप्लीट कन्वर्ट हो पाएगा फेरिक और CO2 में। ये कहानी है। तो आपको ये सब रिएक्शन को बैलेंस करके बनाने थे, अब इसको इक्विवेलेंट से बना सकते हो, बहुत आसान कहानी आपको है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब अगले सेगमेंट में हम लोग प्योरली अब बातें करेंगे सॉल्यूशन का। अभी बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री मुझे जितना ज्ञान देना था दे दिया, बीच में थोड़ा बहुत और दूंगा, लेकिन मोटा मोटी अब जो चलेगा ना वो आपके पूरा चैप्टर का ही चलेगा, सॉल्यूशन का चलेगा। अब अगले क्लास में हम लोग था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहुँच जाएंगे, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग अगले चैप्टर में पहुँच जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।